हेलो दोस्तों, देखिएगा आप सभी का इंतजार आज खत्म हुआ। जैसे मेरे सभी भाइयों ने बहुत सारा कमेंट्स करके मुझे ये बात बताया कि सब रीजनिंग का सेशन कब चालू हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल खुशी की बात है कि आज से हम मैथ के साथ साथ रीजनिंग के सारे टॉपिक्स का सेशन चालू करेंगे और ये बहुत बेसिक से लेके हाई प्रोसेस से चलने वाला है। मतलब कि अगर भाई कोई भी स्टूडेंट या कोई भी भाई अगर रीजनिंग पहली बार भी पढ़ेगा तो इन सारे वीडियो की तरह आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आरजे सिंह आप सभी का एआर ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस की जो सीट है वो आपको वहां पे अवेलेबल करवा सके। तो देखिए कैसा क्या प्रोसेस आपका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के सेशन में सबसे पहले हम एक जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी एग्जाम के लिए जो टॉपिक रहेगा डाइस का टॉपिक हम स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों टेलीग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम का जो चैनल अपना है उस टेलीग्राम पे डाइस के टॉपिक की सीट प्रैक्टिस सीट्स आपको मिलेगी जिसमें आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ साथ हाल ही एग्जाम्स में 2017, 18, 19, 20 एसएससी की ओरल एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल भी वहां पे मिल पाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें सब्जेक्ट की तो मैं कह सकता हूं हर एक स्टूडेंट के लिए कि अगर आप एसएससी एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं और एसएससी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि चारों सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हर एक विद्यार्थी को अगर कवर करना चाहिए तो वो रीजनिंग का टॉपिक है। ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। देखिए रीजनिंग का सब्जेक्ट सबसे आसान और सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। यूं मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी बंदा रेगुलरली अगर मेहनत करता है हर एक टॉपिक को रिवीजन अगर प्रोसेस में डालता है तो मात्र 45 दिन की कंप्लीट स्टडी में आप रीजनिंग के सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आप में से बहुत सारे भाई रीजनिंग के प्रोसेस को बहुत बखूबी समझते होंगे और आप ऑलरेडी काफी अच्छा नॉलेज रखते होंगे। लेकिन जैसे मैं देखता रहता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम जब देते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर बेशक आप रीजनिंग में प्राप्त करते हैं लेकिन रीजनिंग में 100% नंबर आप प्राप्त नहीं कर पाते। यानी मैं कह सकता हूँ 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चंस में हम मात्र 22-21 क्वेश्चन ही एग्जाम में कर पाते हैं। बाकी के 3 या 4 क्वेश्चन हम गलती कर बैठते हैं या फिर वो छूट जाते हैं। तो अगर आप एसएससी फाइट करना चाहते हैं तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेशन जो हमने चालू किया है ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा जिससे आप रीजनिंग में 100% रिजल्ट ले पाएंगे। यानी कि जिन स्टूडेंटों के वो 3 या 4 क्वेश्चंस अगर बाकी है तो वो 3-4 क्वेश्चंस भी आप इन वीडियो सेशंस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो कलेक्शन हमने किया है उन कलेक्शन से आप उन 3 या 4 क्वेश्चंस को भी कवर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डाइस एक बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है और मैं ये मानता हूं कि किसी भी रीजनिंग के टॉपिक को ज्यादा लंबा न ले जाते हुए उसको बिल्कुल शॉर्ट समझना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद हमेशा यही रहेगा कि कोई भी रीजनिंग के टॉपिक को हम कम से कम टाइप में और कम से कम उसको सिलेबस में बढ़ाते हुए शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसको मैनेज करें। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा, रीजनिंग एक मानसिक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यानी कि अगर आप भयंकर या अच्छी टाइप की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं कुछ एडवाइस आपको इस बात की देना चाहूंगा कि हम यहाँ से वीडियो सेशन जो रखे हैं उसमें आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। उसके लिए आप पेन कॉपी से प्रॉपर आप नोट्स बनाएगा। यानी कि मैंने बताया कि बेसिक टू मेंस चलने वाला है। केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करते हुए हम सारे नियम और सारे नोट वगैरह पढ़ते हुए कंप्लीट टॉपिक को यहां से करेंगे। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएगा। तो हमारे डाइस के 2 वीडियो रहेंगे। पहले वीडियो में हम डाइस को कंप्लीट करेंगे बेसिक और सेकंड वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। क्वेश्चंस जो एग्जाम में अच्छे से पूछे गए हैं जिनमें डाउट्स रहता है या जो बेसिकली ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन रहे उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो जो फर्स्ट क्लास आपकी डाइस की रहेगी उससे आप बेसिक्स कवर कीजिएगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाएगा। जो जो टाइप्स हम डिस्कशन करने वाले उन टाइप्स को आप डिवाइडेशन करके आप नोट्स बनाएगा। उसके बाद फिर इस पहले वीडियो को अच्छे से क्लियर करके और आपके नोट्स को क्लियर करके आप सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस सेशन में आप एंजॉय कीजिएगा बेसिक्स जो भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों डाइस को पढ़ने से पहले मैं समझ सकता हूं सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि डाइस होता क्या है। तो बहुत ही आसान चीज की अगर मैं बात करें कि पासा या डाइस क्या होता है तो मैं कहना चाहूंगा कि डाइस एक घन ही होता है। डाइस जो होता है वो एक घन ही होता है और घन क्या होता है इस बात को समझिएगा। घन एक बॉक्स हो सकता है या संदूक हो सकता है या फिर एक डिब्बा हो सकता है या फिर एक कमरा हो सकता है। यानी कि पासा या डाइस एक घन ही होता है। घन की तरह आकृति का एक डिब्बा, बॉक्स या संदूक
या फिर एक कमरा डाइस कह सकते हैं, और इस डाइस में 6 वर्गाकार फलक होती है। दोस्तों बहुत सारे टीचर यहाँ पे कोने किनारे की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डाइस में किनारे और कोने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप कह सकते हैं इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया जाएगा। दोनों टॉपिक अलग अलग टॉपिक है, डाइस का टॉपिक, पासे का टॉपिक अलग रहेगा और घन और घनाभ का टॉपिक रीजनिंग में अलग रहेगा। तो यहाँ पे कोने किनारे को ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी डाइस में कोई नेसेसरी आवश्यकता है नहीं। तो डाइस में केवल इतना पता होना चाहिए कि इनमें 6 फलक होती है, डाइस में 6 फलक होती है। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल से मैं इस बात को समझाता हूं कि दोस्तों जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम ऐसे बैठे बैठे खेलते समय हमारे पास जो इरेजर या रबर होता था, उस रबर पे हम पेन से 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है इसका मतलब आपने उस रबर पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो आपने एक डाइस बना दिया है। ये बहुत आसान एग्जांपल जिससे आप डाइस को समझ सकते हैं कि अगर एक रबर पे चारों तरफ सभी पृष्ठों पे अगर मैं 1 2 3 4 6 लिखता हूं तो वही एक डाइस बनता है। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों आप लूडो खेलते रहते हैं, बहुत एंजॉयमेंट आजकल इसका भरपूर चल रहा होगा, क्योंकि पढ़ाई को तो बिल्कुल जीरो कर रखे हैं और बस इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि जरूरत तभी या फिर जरूरत अगर होगी तभी पढ़ पाएंगे। तो बेशक इस बात को तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आप बेशक लूडो खेलते हैं और लूडो पे आप देखते रहते हैं, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, 3 4 5 6 आता है, तो वो लूडो भी एक डाइस ही होता है। तो आप इस बात को समझेगा, डाइस सिंपल एक ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक या पृष्ठ होती है और उन 6 फलकों पे 1 2 3 4 5 6 क्रमागत संख्या लिखी होती है। अब देखिए सेकंड पेज पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात समझेंगे, जब हमने डाइस समझ लिया कि डाइस क्या होता है तो दोस्तों ध्यान से समझेगा। सेकंड स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि डाइस के जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। डाइस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है वो एक मानक पासा है, यानी पासे के 2 प्रकार है। पहला टाइप मानक पासा, दूसरा जो टाइप है वो सामान्य पासा। मानक पासे को आप स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और सामान्य पासे को आप ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं। जैसे आप वर्ड से इस बात को समझेगा, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी, सामान्य। आदमी 2 प्रकार की जिंदगी जीता है, एक बंदा ऐसा होता है जो स्टैंडर्ड लाइफ जीता है और एक ऑर्डिनरी सामान्य जिंदगी जीता है। तो स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो बिल्कुल हर एक चीज को नियम वाइज करता है और बिल्कुल एक प्रिंसिपल बना के चलता है, उसे स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। और सामान्य का मतलब है जैसे भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। तो दोस्तों ध्यान से इस बात को समझेगा, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानक पासा होता क्या है, स्टैंडर्डाइज होता क्या है। तो ध्यान से इस बात को समझेगा, एक ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं या पासे को कहते हैं जिसके विपरीत फलकों के आमने सामने के जो पृष्ठों का योगफल होता है, आमने सामने के पृष्ठों पे जो संख्या लिखी थी है उन संख्याओं का योगफल हमेशा 7 होता है। आप इस बात को समझ पाएंगे कि आमने सामने के पृष्ठ कैसे होते हैं। जैसे आप कमरे के एग्जाम्पल बहुत इजीली ले सकते हैं। अगर एक कमरे में आप देखते हैं तो एक फर्श होता है, एक छत होता है, तो ये आमने सामने की पृष्ठ है। आपके राइट साइड में एक दीवार होती है, लेफ्ट साइड में दीवार होती है, तो वो एक आमने सामने की पृष्ठ है। आपके सामने एक दीवार होती है और आपके पीछे बैक और फ्रंट में जो दीवारें होती है वो भी आमने सामने है। तो इस तरह से आमने सामने पृष्ठ होती है। तो आमने सामने की जो पृष्ठें होती है उन पृष्ठों के नंबर का योगफल अगर 7 हो रहा है तो वो एक मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब आप बेसिक समझते हैं कि एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है और स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जिनके सामने के पृष्ठों की संख्याओं का योगफल अगर 7 होता है। तो इस बात से मैं क्लियर कह सकता हूं, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 के सामने 6 लिखा होगा, इसी प्रकार 2 के सामने 5 लिखा होगा और 3 के सामने 7 लिखा होगा। तो एक ऐसा डाइस जिसमें 1 के सामने 6 हो, 2 के सामने 5 हो या 3 के सामने 4 हो, यानी योगफल अगर 7 बनता है तो उस डाइस को हम मानक पासा कहते हैं। अब इस बात पे ध्यान से इस बात को समझेगा, बहुत अच्छा एग्जांपल पॉइंट में यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए जैसे डाइस की आकृति है तो इस बात को समझेगा, कोई भी एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो ऐसे तो डाइस में 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन आपको डाइस की आकृति जो दिखती है उस आकृति में मात्र आपको 3 ही पृष्ठ दिखाई देंगे। बाकी के जो 3 पृष्ठ होंगे वो उन 3 पृष्ठों के पीछे छुपे होंगे, कवर होंगे। ध्यान से इस बात को समझेगा। जैसे पहला जो डायग्राम आपको डाइस का दिख रहा है, उस डाइस की 3 पृष्ठ आपको दिख रही है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड और ये टॉप ऊपर की साइड के पृष्ठ है। दोस्तों एक पृष्ठ पे 1 लिखा है, दूसरे पृष्ठ पे 3 लिखा है और ऊपर वाले पृष्ठ पे 2 लिखा है। मैंने आपको बताया 3 पृष्ठ आपको दिख रहा है, बाकी के 3 पृष्ठ इनके पीछे छुपे हुए हैं। तो 1 के सामने वो पृष्ठ होगा, 2 के नीचे एक पृष्ठ होगा और 3 के सामने एक पृष्ठ होगा।
तो देखिए हमें एक बात समझाया गया कि स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा वो होता है जिसमें एक के सामने 6 होता है, 2 के सामने 5 होता है और 3 के सामने 4 होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान से समझेगा, अगर कोई दो नंबर अपोजिट होता है, जैसे मैंने कहा कि 2 के अपोजिट में 5 होगा, तो किसी भी डाइस में अगर 3 ही प्रश्न दिखाई देते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, दो अपोजिट प्रश्न कभी भी साथ साथ दिखाई नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि 1 के अपोजिट में 6 होता है तो इसका मतलब है दिए गए डाइस के आकृति में जो 3 प्रश्न आपको दिख रहा है, अगर 1 का अपोजिट 6 होगा तो 1 और 6 में से कोई एक ही दिखाई देगा, दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। जैसे एक बात समझेगा, अगर हमें ये चेक करना हो, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एक मानक पासा है या कौन सा एक मानक पासा नहीं है, तो ये बात तो हम समझ चुके हैं कि मानक पासा वो होता है जिसके अपोजिट संख्याओं का योगफल 7 होता है, और इस बात को भी हम समझ चुके हैं कि दो अपोजिट नंबर कभी भी साथ साथ दिखाई नहीं देता है। अगर 2 का अपोजिट 5 होगा तो दिए गए डाइस के आकृति में जो 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उनमें 2 और 5 साथ साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर 2 दिखाई देगा तो 5 छिपा रहेगा, और अगर 5 दिखाई देगा तो उसके पीछे 2 कवर रहेगा। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर ये चेक करना हो कि इनमें 1 2 3 एक मानक पासा है या नहीं है, तो आप एक बात समझ रहे हैं कि 1 के अपोजिट में 6 होता है और 1 दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा है, इसमें 1 के सामने 6 कवर है। इसी प्रकार दोस्तों 2 के सामने 5 होता है, अगर 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 के सामने 5 है तो 5 कवर है। इसी प्रकार 3 के अपोजिट में 4 होता है तो 3 के सामने जो 4 होता है वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 3 के पीछे 4 कवर है। इसी प्रकार आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं 4 5 6 नंबर लिखा है, आप जानते हैं 5 का अपोजिट 2 होता है, तो 5 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 के पीछे 2 छिपा है। इसी प्रकार 4 का अपोजिट 3 होता है, तो डायग्राम में 4 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है, इसमें 4 के पीछे 3 कवर है। इसी प्रकार 6 का अपोजिट 1 होता है और 6 दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है, इसमें 6 के पीछे 1 कवर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, उसमें 4 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। अब बात करते हैं, उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट आपका है सामान्य पासा। देखिए दोस्तों, सामान्य पासा क्या होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि डाइस तो बेसिकली यही होता है, स्टैंडर्ड डाइस को ही हम डाइस कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई इस प्रकार से एक डाइस की आकृति बनाता है जिसमें इस क्रम को ध्यान में ना रखे कि 1 के सामने 6 यानी कि अपोजिट नंबर का योगफल 7 वाले सीक्वेंस को ध्यान में न रखे, अपने हिसाब से कैसे भी उस पे डाइस पे 6 पृष्ठों पे नंबर अगर अरेंज कर देता है तो उस डाइस को हम सामान्य पासा कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि सामान्य पासा एक पासा नहीं होता है, बल्कि पासे के रूप में पासे की संख्याओं के साथ छेड़छाड़ करके बनाई गई एक काल्पनिक आकृति होती है, और पासे के रूप में दिखने वाला एक छलावा होता है। तो बेसिकली देखिएगा, इसके सम्मुख अंकों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। यानी मैं बेस कह सकता हूं स्टैंडर्ड डाइस एक फिक्स डाइस होता है जिसमें 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होता है। लेकिन सामान्य पासे में ऐसा कोई फिक्स सीक्वेंस जरूरी नहीं हो पाएगा। यानी कि ये एक पासे के रूप में एक कंफ्यूजन टाइप का डायग्राम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी 1 के अपोजिट में कुछ भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं होगा कि इसमें 1 के अपोजिट में 6 होगा, 1 के अपोजिट में कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस बात को भी समझ लेते हैं कि हमें अगर ये चेक करना हो कि ये जो डाइस की आकृति दिख रही है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर एक सामान्य पासा है, तो अभी हमें बताया गया स्टैंडर्ड डाइस वही होता है जिसमें 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 4 होता है। और ध्यान रखिएगा, दिए गए डाइस की आकृति में हमेशा 3 ही प्रश्न दिखाई देते हैं, लेकिन 2 अपोजिट नंबर कभी भी साथ साथ दिखाई नहीं देंगे। तो जैसे इन एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोई भी 2 अपोजिट नंबर साथ साथ नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहां पे एक बार ध्यान से देखिएगा, 1 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है। अब आप खुद बताएं, 1 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, तो क्या 1 और 6 अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर 1 का अपोजिट 6 होता तो 1 और 6 में से केवल 1 दिखाई देता। तो यहाँ पे अगर 1 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मतलब सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी डाइस है। इसी प्रकार यहाँ भी आप एक बार देख सकते हैं 5 2 3, तो यहाँ पे 5 भी दिख रहा है और साथ में 2 भी दिख रहा है। तो आप जानते हैं 2 और 5 अपोजिट होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन यहाँ पे अगर 2 और 5 दोनों साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, बल्कि सामान्य पासा है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आप समझ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी रिलेटेड मानक पासा और सामान्य पासा से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसमें 1 के सामने 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4, और सामान्य पासा वो होता है जिसमें फिक्स नहीं होता है कि 1 के सामने क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको चेक करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा
सामान्य डाइस है, तो सामान्य डाइस में ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर 1 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, किसी डाइस की आकृति में 1 6 दोनों दिख रहे हो, या फिर 2 5 दोनों दिख रहे हो, या फिर 3 और 4 दोनों दिख रहे हो, तो ऐसे डाइस को हम सामान्य पासा कहते हैं। और बाकी स्थिति में अगर ऐसा नहीं है कि 2 5 में से केवल 1 दिख रहा है, या 3 4 में से 1 दिख रहा है, या 1 6 में से 1 दिख रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। तो देखिएगा अगले स्टेप पे अगर मैं बात करता हूं, ओके, तो देखिए प्रैक्टिस सेशन जब आएगा तो प्रैक्टिस सेशंस में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये भी पूछेंगे प्रैक्टिस सेशन में कि कौन सा एक स्टैंडर्डाइज है, निम्नलिखित 4 डायग्राम ऑप्शन में देके प्रोसेस अपन क्लियर करेंगे। तो फिलहाल देखिए सामान्य पासा और मानक पासा का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को जितना आप छोटा बना के रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं। रीजनिंग एक मानसिक योग्यता है, माइंड का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें टाइम वाइज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। लेकिन मैं फिर अगर शॉर्ट प्रोसेस में आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि डाइस के एग्जाम में या डाइस के टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो मात्र 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाता है। सिंपल 2, ओनली, मात्र 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम में केवल 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 प्रकार के क्वेश्चंस में पहला जो टाइप है वो पहला टाइप है पासे के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप जो होगा वो फर्स्ट टाइप ये होगा कि केवल 2 आकृतियां दी गई हो। यानी दोस्तों 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जिनमें इस टाइप का प्रोसेस होता है कि एक टाइप तो ऐसा होता है जिसमें डाइस की केवल 2 ही आकृति दी जाती है, और एक टाइप ऐसा होता है जिसमें डाइस की 2 से ज्यादा आकृति दी जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 2 आकृति दे रखी है तो क्या करना होता है, और 2 से ज्यादा आकृति दे रखी है तो क्या करना होगा। बहुत मजा आपको इस टॉपिक में आ पाएगा और बहुत वीडियो में आपको इंटरेस्ट आ पाएगा, और ओनली मात्र आप इस एक वीडियो से डाइस का टॉपिक लाइफ टाइम आप कवर कर पाएंगे, इस बात का मैं विश्वास रख सकता हूं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होता है, या तो 2 ही डाइस देगा क्वेश्चन में, या 2 से ज्यादा डाइस की आकृति देगा। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं, और वो है कि यदि केवल 2 आकृति दी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में 2 ही आकृति दी गई है तो 2 आकृतियों से रिलेटेड एग्जाम में, या 2 आकृतियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनको हमने केस ए, केस बी और केस सी से रिलेटेड लिया है। तो हम एक एक केस को पढ़ते हैं। अगर 2 ही आकृति क्वेश्चन में दी गई है तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, और उन 3 बातों में से पहली बात क्या, इस बात को समझेगा। तो देखिए टाइप नंबर फर्स्ट का केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट क्या बोल रहा है इस बात को समझे। केस फर्स्ट ये बोल रहा है कि अगर 2 आकृति क्वेश्चन में दी गई है और उन दोनों आकृतियों में केवल एक संख्या कॉमन हो तो। देखिए ध्यान से इस बात को समझेगा, हम टाइप पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन में अगर केवल 2 ही आकृति दी गई है तो 2 आकृतियों का भी हम केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिनमें दी गई 2 डाइस की आकृतियों में से कोई एक नंबर कॉमन होता है, तो उस एक नंबर कॉमन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका रहता है, इस बात को आप ध्यान से समझें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइस की 2 आकृतियां दी गई है, और एक आकृति में 3 नंबर 2 3 5 और दूसरे में 4 2 6 दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं कि 2 डाइस दिया गया और दोनों डाइस में एक एक नंबर कॉमन है, जैसे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ओके, देखिए इस बात को मैं थोड़ा समझा देता हूं। कोई भी एक नंबर जो होता है या एक पृष्ठ जो होती है, उस पृष्ठ के पड़ोस में 4 पृष्ठ होती है, यानी एक पृष्ठ को छोड़कर बाकी की 4 पृष्ठ जो होती है उसके नजदीक होती है। बेसिकली जैसे कि मैं बात करूं कि ये 3 वाले पृष्ठ है, तो इस 3 वाले पृष्ठ के चारों तरफ 4 पृष्ठ नजदीक होंगे और एक पृष्ठ अपोजिट होगा। यहां पर मैं एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस बात को आप समझ रहे होंगे कि क्लॉकवाइज का मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक छोटी सी बात देखिए कॉमन सेंस की, रीजनिंग में क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 का अपोजिट 3 होता तो 2 दिखता तो 3 नहीं दिखता। तो अगर मैं 2 के पड़ोस में 3 5 और 4 6 देख पा रहा हूं, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? 1 बचा। यानी मैं कह सकता हूं 2 का अपोजिट 1 होगा। तो इस लॉजिक से जो कॉमन नंबर होता है उसका मैं अपोजिट निकाल सकता हूं। आगे इसका डिस्कशन करेंगे बाद में, इसका पूरा नोट वाइज मैंने लिखा है, उसके आधार पर क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। तो बेसिकली देखिए, एक तो छोटी सी बात ये ध्यान रखना है कि अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन होता है तो उस कॉमन नंबर का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होता है। जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है? 1 वाला नंबर नहीं है। इसका मतलब इस कॉमन नंबर 2 का अपोजिट 1 होगा।
अब बात करते हैं, अगर 2 का अपोजिट तो 1 हम निकाल चुके हैं, लेकिन 4 का, 6 का और 3, 5 का इनका अपोजिट कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों इनका अपोजिट निकालने के लिए एक बहुत इजी सा मेथड हम यूज करते हैं और उस मेथड को हम क्लॉकवाइज मेथड कहते हैं। यानी क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे और क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में आपको चलना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान सा पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं अगर क्वेश्चन में 2 डायग्राम दिए गए हों और 2 डायग्राम में केस फर्स्ट अगर दोनों में 1 नंबर कॉमन होता है तो उस 1 नंबर कॉमन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि आप क्लॉकवाइज मेथड यूज करें। लेकिन दोस्तों क्लॉकवाइज मेथड कैसे यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले वाला जो डाइस है उस पहले वाले और दूसरे डाइस में जो कॉमन नंबर होता है उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे कॉमन नंबर 2, तो हम 2 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो 2 से 3, 3 से 5 में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 5। अब सेकंड वाले डायग्राम में भी सेम रहेगा कि कॉमन नंबर अगर 2 है तो 2 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 और 4 आएगा और यहाँ पे आप 2, 6 और 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपने 2, 3, 5 और 2, 6, 4 के ऊपर नीचे जो आपने लिखा है, ये ऊपर नीचे लिखे गए नंबर ही अपोजिट नंबर होता है। यानी आप कह सकते हैं इस बात को कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 1 बच गया, 1 बच गया, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्रोसेस है, बस इस बात का ख्याल रखें कि क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। ओके, तो 2 डाइस में अगर 1 नंबर कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे और क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में चलना है। तो 2, 3, 5, 2, 6, 4 और ऊपर नीचे जो नंबर लिखे गए हैं ये ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर ही अपोजिट नंबर होता है। तो 5 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ओके, देखिए इस पॉइंट में हमने 2 चीजें सीखी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1 नंबर कॉमन होता है तो एक क्लॉकवाइज मेथड यूज कर सकते हैं, और एक ये चीज भी हमें ध्यान से समझनी है जो आगे यूज हो पाएगी कि अगर 1 नंबर कॉमन होता है तो उस कॉमन नंबर का अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा, और इन दोनों डाइस में 1 नहीं है, इसमें 2 का अपोजिट 1 होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने केस फर्स्ट का एक एग्जांपल समझा और एग्जांपल के बाद हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेंगे ताकि आप और अच्छे से इस बात को समझ पाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए पासे के आकृतियों के आधार पर आप ज्ञात करें कि 4 का विपरीत फलक क्या होगा। आप इस एक वीडियो से आपके दिमाग में डायग्राम बनेगा एक डाइस का बहुत सीक्वेंस के हिसाब से। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ही डायग्राम है और 2 ही आकृतियों में आप देख पा रहे हैं ऐसा एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें 1 नंबर कॉमन है, यानी कि 4 कॉमन है। तो हमने यही पढ़ा है, अगर दी गई डाइस के आकृतियों में कोई 1 नंबर कॉमन होता है तो देखिए क्विक आंसर निकालना, मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकालना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज की जरूरत ही नहीं थी। अगर मुझे पता करना है कि इन दोनों डाइस में 1 नंबर 4 कॉमन है और मुझे 4 का ही अपोजिट चाहिए, तो मैंने बताया जो कॉमन नंबर होता है उस कॉमन नंबर का अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा। तो आप एक बार बताएं दोस्तों, 4 अगर कॉमन है तो इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब आप डेफिनेट कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए ऐसा से एग्जाम में हम टाइमिंग बचाने के लिए बहुत भरपूर मेहनत करते हैं और रीजनिंग में अगर जितना टाइम बच पाएगा उतना ही बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा कवर कर पाएंगे। तो एक तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज का मेथड यूज करता, लेकिन क्लॉकवाइज से भी इजी यहाँ पे 1 सेकंड में आंसर निकाल सकता है कि अगर 2 डाइस दिए गए हों और उन दोनों डाइस में अगर 1 नंबर कॉमन हो और हमें उस कॉमन नंबर का ही अपोजिट चाहिए, तो इस कंडीशंस में आप ये सोच सकते हैं कि उस कॉमन नंबर का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा। तो 4 का अपोजिट इन दोनों डाइस में 1 नहीं है तो 1 होगा। चलिए बाकी कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अगर हमें बाकी 4 के अलावा बाकी किसी का अपोजिट निकालना हो तो हम क्लॉकवाइज का मेथड यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लॉकवाइज का मेथड यूज करेंगे तो पहले डाइस में आप कह सकते हैं 4, 5, 6, यानी कि 4, 5 और 6, और दूसरे वाले डाइस में आप कह सकते हैं 4, 3, 2, तो यानी कि यहाँ पे 4, 3 और 2। आप ये कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा और 4 का अपोजिट कौन बच गया, 1 होगा, इसका अपोजिट होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर 4 के अलावा भी कोई अपोजिट पूछा होता तो बेसिकली बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं जो भी पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिएगा, हम जैसे कि बात करें टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और टाइप नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में डाइस की केवल 2 ही आकृतियां दी गई हो तो उस स्थिति में 3 केस होते हैं, केस ए, बी, सी। हम केस नंबर ए में पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों डाइस में 1 संख्या कॉमन हो। अब हम बात करते हैं केस नंबर बी की, यदि दोनों डाइस में 2 संख्या कॉमन हो।
तो देखिए दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर मेरे सामने ऐसे सिचुएशन बने कि कोई डाइस की दो आकृतियां दी गई है और उन दोनों आकृतियों में अगर कोई दो नंबर कॉमन हो, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले वाली आकृति में 2 3 और दूसरी वाली आकृति में 2 3। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको एक छोटा सा नोट ध्यान में रखना है, और वो नोट ये है कि यदि दिए गए दोनों पासों में कोई दो संख्या कॉमन है, दिए गए दोनों पासों में अगर दो संख्या कॉमन है तो इन कॉमन संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्या विपरीत होती है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर दिए गए डाइस की आकृतियों में दो नंबर कॉमन है तो इन दोनों कॉमन नंबर को छोड़कर बाकी का नंबर अपोजिट होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों डाइस में 2 3 कॉमन है तो इन कॉमन नंबर 2 3 को छोड़कर बाकी का नंबर 6 और 5 जो बच गया, ये 6 और 5 अपोजिट होगा, यानी 6 का अपोजिट 5 होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये बहुत आसान सा पॉइंट। अब हमें इस क्वेश्चन में ये पता चल गया कि 6 का अपोजिट तो 5 होगा या 5 का अपोजिट 6 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप 6 और 5 के अलावा बाकी किसी नंबर का अपोजिट ज्ञात नहीं कर पाएंगे अगर दो ही आकृति दी गई हो तो। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ हद तक हम नॉलेज रखेंगे कि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से एक बात समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि सर 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देखिए कुछ हद तक, हालांकि मैं कंप्लीट आंसर निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ हद तक मैं नॉलेज रख सकता हूं। जैसे इस बात को आप समझेगा 3 का अपोजिट क्या होगा। दोस्तों हमने एक बात की थी कि अगर दो नंबर अपोजिट होते हैं तो दोनों नंबर कभी साथ साथ दिख नहीं सकते। इसका मतलब अगर आप पता करना चाहते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि 3 का अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता। अब देखिए 3 के अपोजिट में चांसेस क्या है, मतलब 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4 5 या 6। अब ये बात जानते हैं कि डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर होते हैं, तो 3 का अपोजिट इनमें से कोई नंबर हो पाएगा। लेकिन हमने बताया कि दो नंबर अगर अपोजिट होते हैं तो अपोजिट नंबर साथ साथ नहीं होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं 3 के पड़ोस में अगर 2 और 6 दिख रहा है तो 3 के नजदीक वाले जो 2 6 जो नंबर दिख रहे हैं ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता है। तो इस बात से आप कंफर्म कर सकते हैं कि 3 का अपोजिट, 3 का जो अपोजिट होगा वो 2 और 6 नहीं हो सकता, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। ऐसे सेकंड वाले डायग्राम में आप देखिएगा 3 का अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकता, मतलब कि 5 भी नहीं हो सकता और 3 खुद भी नहीं हो सकता। बेसिक्स पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे कि 3 के पड़ोस में 2 और 6 है, तो आप ये क्लियर कर सकते हैं कि 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, कि अगर अपोजिट होता है तो 3 और 2 में से एक ही दिख पाता, तो 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 3 खुद भी नहीं हो सकता। तो बचा 1 और 4। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1 या 4। इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट इस पे ध्यान रखिएगा। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर दो संख्या कॉमन है तो इन दोनों संख्या कॉमन संख्या को छोड़कर बाकी की जो संख्या दिख रही है, बाकी का जो नंबर है वो अपोजिट होगा। जैसे 2 3 को छोड़कर 6 और 5 बाकी का नंबर है, तो 6 और 5 अपोजिट होगा। लेकिन अगर हमें 2 या 3 में से किसी एक का अपोजिट निकालना हो तो इस स्थिति में हम ये चीज यूज करेंगे कि 3 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता या फिर 5 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन, 1 और 4। अब ये क्लियर होना मुश्किल है कि 1 और 4 में से कौन सा अपोजिट होगा, इसका आंसर रहेगा 1 या 4। ओके दोस्तों, तो बी पॉइंट को आप इस बात पे क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। तो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने जो टाइप नंबर भी पढ़ा है, जिसके लॉजिक के आधार पे हमने पढ़ा, तो उसके आधार पे एक्सरसाइज देखेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन पाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नीचे पासे की 2 आकृतियां दी गई है, तो बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, यानी कि 3 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए हम देख पाए टाइप नंबर फर्स्ट दिए गए क्वेश्चन में 2 डाइस की आकृतियां दी गई है। उस डाइस की आकृति में हम देखेंगे ए पॉइंट या बी पॉइंट, यानी एक नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 5 और 4, यानी कि इस डाइस की दोनों आकृतियों में 2 नंबर कॉमन है और 2 नंबर में 5 4 कॉमन है। तो लॉजिक क्या था, नोट क्या था, अगर दोनों डाइस में 5 4 2 नंबर कॉमन है तो इन दोनों कॉमन नंबर को छोड़कर बाकी का नंबर अपोजिट होगा। इसका मतलब बाकी का नंबर 3 और 6 है, तो हम कह सकते हैं 3 6 का अपोजिट होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत इस क्वेश्चन में 6 हो पाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में डाइस की 2 आकृति दी गई है और इन दोनों आकृतियों में 2 नंबर कॉमन है, 5 6 कॉमन है।
तो टाइप नंबर केस नंबर बी के हिसाब से आप कह सकते हैं दोनों डाइस की आकृति में अगर दो नंबर कॉमन है 5 या 5 6, तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी के नंबर है वो अपोजिट होंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये नॉलेज मिल सकता है कि 2 का अपोजिट 3 होगा, बट इस क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 का अपोजिट न पूछ के 5 का अपोजिट पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने डिस्कशन किया था इस बात का कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर हमें पता करना हो कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान से इस बात को समझेगा कि 5 के अपोजिट में 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से कोई एक नंबर 5 के अपोजिट निकल पाएगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 के नजदीक 6 और 2 दिख रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि 5 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार 5 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, और 5 का अपोजिट खुद 5 भी नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि 5 का जो अपोजिट होगा वो 1 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। अब ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए उसमें है कि पहला ऑप्शन कि 5 का अपोजिट 1 होगा, दूसरा ऑप्शन 4 होगा, तीसरा ऑप्शन 1 या 4 होगा, या ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए मैं रियली बात कह सकता हूं, जैसे मैंने शुरुआत की वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमें सेशन जो यहाँ पे रीजनिंग का चालू कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है कि रीजनिंग के बाकी के 22 से ऊपर के 3 या 4 क्वेश्चन जो हमारे अभी भी रेयर कंडीशन में छूट रहे हैं उनको कवर कैसे करें, और उन क्वेश्चन में कवर होने वाला ये क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने का चांसेस सुपर है, यानी काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये भी क्लिक कर सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब सी ऑप्शन आपको दे रखा है कि 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या 4 होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मात्र सी ऑप्शन होगा, ना कि डी ऑप्शन होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में सी ऑप्शन ना होता, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में 1 या 4 ना होके अगर यहाँ पे 6 दे दिया जाता, तो इस क्वेश्चन में ना तो हम 1 पे क्लिक करते, ना 4 पे क्लिक करते, ना 6 पे क्लिक करते, फिर इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर 1 या 4 दे रखा है तो बेसिक सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को स्पेशली दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो बात करते हैं केस नंबर सी। जैसे कि दोस्तों हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर फर्स्ट यानी डाइस की अगर 2 आकृतियां दी गई हो तो उसमें 3 कंडीशन होती है, ए बी सी। ए कंडीशन 1 नंबर कॉमन होता है, 1 नंबर कॉमन में हम क्लॉकवाइज मेथड यूज करते हैं। केस नंबर बी 2 नंबर कॉमन होता है, और 2 नंबर कॉमन में हमें कह सकते हैं कि कॉमन नंबर को छोड़कर बाकी का नंबर अपोजिट होता है। अब हम बात करते हैं केस नंबर सी, और केस नंबर सी बोल रहा है कि अगर कोई संख्या कॉमन ना हो, यानी मेरे सामने अगर इस टाइप की सिचुएशन बने कि क्वेश्चन में 2 डाइस की आकृति दी गई है लेकिन उन दोनों डाइस की आकृतियों में कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, तो वो केस नंबर सी पार्ट में जा पाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पहले वाले डाइस की आकृति में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 है, दूसरे डाइस की आकृति में आप देख पा रहे हैं 4 5 6 है, तो इन दोनों डाइस की आकृति में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत स्पेशल बात ध्यान में रखनी है कि जब 2 डाइस की आकृतियां दी गई हो और उनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में समान स्थितियां या स्थान वाली संख्या विपरीत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समान स्थितियां या स्थान वाली संख्या विपरीत होती है। तो समान स्थितियां स्थान का मतलब है, जैसे इस वाले डायग्राम में 2 ऊपर है टॉप पे, इस वाले डायग्राम में 5 ऊपर है टॉप पे, यानी 2 और 5 दोनों का स्थान इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो समान स्थान या स्थितियों वाली जो संख्या होती है वो अपोजिट होती है। जैसे 2 टॉप पे है, 5 भी टॉप पे है, मतलब 2 का अपोजिट 5 होगा। जैसे 1 फ्रंट पे है, बिल्कुल सामने है, 4 भी बिल्कुल फ्रंट पे है, इसका 1 का अपोजिट 4 होगा। ऐसे देखिए 3 राइट साइड में है, इसी प्रकार 6 भी राइट साइड में, इसका 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 होगा। तो टाइप नंबर सी, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो समान स्थान वाली संख्या विपरीत होती है, मतलब ऊपर वाली संख्या सामने वाली संख्या की लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो संख्या होगी वो लेफ्ट और राइट साइड के अपोजिट हो पाएगी। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो पूछ रहा है कि 6 के विपरीत वाली संख्या क्या होगी। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में डाइस की 2 आकृति दी गई है और 2 आकृतियों में हमारे दिमाग में 3 पॉइंट है, ए बी सी, 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन या कोई नंबर कॉमन ना हो। तो आप देखिएगा 4 3 2 और 6 1 5, आप देखिएगा इस डाइस के तीनों नंबर उस डाइस के तीनों नंबर में कोई भी नंबर अपोजिट, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो दोस्तों हमने बात की कि जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो समान स्थान वाली संख्या अपोजिट होती है। तो इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट 6 होगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 3 बन पाएगा। अगर आपसे ये पूछा होता है कि 4 का अपोजिट क्या है, तो दोस्तों 4 बिल्कुल सामने फ्रंट पे है, तो 1 भी फ्रंट पे है, इसका 4 का अपोजिट 1 होता और 2 का अपोजिट यहाँ पे
5 बन पाता। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, और टाइप नंबर फर्स्ट का मतलब है अगर दो ही डाइस की आकृति हो तो आपके दिमाग में 3 ही पॉइंट होने चाहिए, ए बी सी, एक नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, या कोई नंबर कॉमन हो। अगर एक नंबर कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज मेथड यूज करते हैं, 2 नंबर कॉमन होता है तो दोनों कॉमन नंबर को छोड़कर बाकी का नंबर अपोजिट होता है, और अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो समान स्थान वाली संख्याएं अपोजिट होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए का विपरीत क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डाइस में 1 2 3 4 5 6 के अलावा डाइस के फलकों पे अल्फाबेट की कोई सब वर्ड लिखे जा सकते हैं, या फिर इन पे कोई आकृतियां बनाई जा सकती है, डॉट डॉट भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का विपरीत क्या होगा। देखिए, हम सबसे पहले टाइप की मैच करेंगे, 2 आकृति है, 2 आकृतियों में हम दिमाग में फिर मैच करेंगे ए बी सी, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कोई नंबर कॉमन ना हो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ए बी सी और यहाँ पे ए डी ई है, इसका मतलब है इन दोनों डाइस में केवल एक नंबर अपोजिट है, एक नंबर कॉमन है, और वो ए है। दोस्तों अगर एक नंबर कॉमन होता है तो एक नंबर कॉमन वाले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज मेथड यूज करते हैं, लेकिन आपसे ए का ही अपोजिट पूछ रहा है तो मैं क्लॉकवाइज से भी फास्ट ये कर सकता हूँ। अगर इन दोनों डाइस में एक वर्ड कॉमन है और वो कॉमन ए है, तो इस ए का अपोजिट जो होगा वो एक ऐसा अल्फाबेट होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा। आप क्लॉकवाइज मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी सी बात आप ध्यान में रख सकते हैं, काफी क्वेश्चंस में इस बात का फायदा अपन उठा सकते हैं कि अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो और उस कॉमन नंबर का ही अपोजिट आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उस कॉमन नंबर का अपोजिट एक ऐसा नंबर या ऐसा अल्फाबेट होगा जो इन दोनों डाइस में ना हो, एक एक्स्ट्रा नंबर या अल्फाबेट हो। आप देखिएगा यहां से ए अगर कॉमन है वो मुझे ए का ही अपोजिट चाहिए, तो ए का अपोजिट बी सी डी ई नहीं हो सकता, तो बी सी डी ई के अलावा कोई नंबर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एफ के बारे में विचार करते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों जरूरी नहीं होता है कि ए बी सी डी ई एफ ही होना चाहिए, उसके सीक्वेंस में अलग हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, और ऑप्शन से इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है तो उस एक कॉमन नंबर का अपोजिट या एक कॉमन अल्फाबेट का अपोजिट एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट होगा जो इन दोनों डाइस में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखिएगा ऑप्शन में बी डी ई एच है, तो इसका मतलब है बी डी और ई तो इन डाइस में दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा अल्फाबेट कौन सा है, एच है। इसका मतलब है कि इस ए का जो अपोजिट होगा वो एच होगा। आप चाहे तो इसमें क्लॉकवाइज मेथड भी यूज कर सकते थे, और क्लॉकवाइज के हिसाब से ए फिर सी और फिर बी लिखता, और यहाँ पे ए डी और ई लिखता। इसका मतलब है कि बी का अपोजिट ई होगा, सी का अपोजिट डी होगा, और ए का जो अपोजिट होगा वो एक्स्ट्रा कोई नंबर हो पाएगा, एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे एच दिख पाए। नंबर तो है नहीं कि अपन फिक्स कहें कि ए के सामने ये इसके सामने 6 ही बन पाएगा, अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइस के प्रोसेस में, इसका मैंने बकायदा नोट लगा के आपको लिख दिया है। यदि 2 पासों में कोई एक नंबर कॉमन हो, यदि 2 पासों में कोई एक नंबर कॉमन हो, तो उस कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों पासों में ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो तो उस कॉमन नंबर का अपोजिट कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों पासों में ना हो। जैसे आप देख पा रहे हैं इन दोनों डाइस में एक कॉमन है, तो इस ए का अपोजिट एक ऐसा एक्स्ट्रा अल्फाबेट होगा जो इन दोनों डाइस में ना हो। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से एच ही एक ऐसा एक्स्ट्रा नंबर है जो इन दोनों डाइस में नहीं है, इसका मतलब कॉमन नंबर ए का अपोजिट एच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन ये भी एक बार, 6 का विपरीत क्या होगा। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में डाइस की 2 आकृति दी गई है, तो हम मैच करेंगे कि 2 आकृतियों में कौन सा टाइप है, कौन सा केस है, एक नंबर कॉमन या 2 नंबर कॉमन या कोई नंबर कॉमन ना हो। तो देखिए पहले डाइस में 6 3 2 है, दूसरे डाइस में 6 4 5 है, इसका मतलब इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक नंबर कॉमन है मात्र, तो एक नंबर कॉमन 6 है। अगर हमें 6 का अपोजिट चाहिए तो क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं है, 6 का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमें 6 का अपोजिट चाहिए तो 6 का अपोजिट एक एक्स्ट्रा नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 6 के अपोजिट में 1 पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ पाएंगे आप बात को बहुत इजीली कि अगर 1 नहीं है तो एक्स्ट्रा जो नंबर है वो ऑप्शन में 13 है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है तो इस कॉमन नंबर 6 का जो अपोजिट होगा एक एक्स्ट्रा नंबर होगा, ऑप्शन के हिसाब से एक्स्ट्रा नंबर ओनली 13 है, और 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। आप चाहे तो क्लॉकवाइज मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्लॉकवाइज मेथड तभी यूज करेंगे जब हमसे
6 के अपोजिट न पूछ के वो बाकी के नंबर के अपोजिट पूछता है तो आप क्लॉकवाइज मेथड यूज करें, क्योंकि क्लॉकवाइज से 10 से 15 सेकंड आप बचा के इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकाल सकता है। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, छोटी सी बात मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पे डाइस में 2 ही टाइप के क्वेश्चन होता है। टाइप फर्स्ट या तो 2 डाइस होगा, या टाइप नंबर 2 से ज्यादा डाइस होगा। क्लास नंबर फर्स्ट में हम डाइस का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, और पहला पार्ट है यदि डाइस की 2 आकृतियां दी गई हो तो आपको बेसिक दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर डाइस की 2 ही आकृतियां होती है तो 3 ही कंडीशन होती है। केस फर्स्ट, एक नंबर कॉमन हो। केस नंबर 2 संख्या कॉमन हो। केस नंबर 3 कोई संख्या कॉमन ना हो। अगर एक नंबर कॉमन होता है, 2 बातें दिमाग में रखनी है। उस कॉमन नंबर का अपोजिट तो एक एक्स्ट्रा नंबर होगा, लेकिन बाकी के नंबरों के अपोजिट चाहिए तो हम क्लॉकवाइज मेथड यूज करेंगे। अगर 2 नंबर कॉमन होता है तो उन 2 कॉमन नंबर का अपोजिट, अगर 2 नंबर कॉमन होता है तो उन कॉमन संख्याओं को छोड़कर बाकी की संख्या अपोजिट होगी। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है समान स्थान वाली संख्या अपोजिट होती है, ऊपर वाली संख्या सामने वाली संख्या। बाकी का जो प्रोसेस रहेगा, यानी डाइस का सेकंड पार्ट टाइप नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वो क्लास नंबर 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत स्पेशल लग पाएगी और आप एक ही बार में वीडियो को समझ के आप डाइस को परमानेंटली अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही आप बाकी लोगों को भी पढ़ें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।